हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेकंड लेक्चर लेने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने केमिस्ट्री का जब डेफिनेशन लिखा था तो उसमें एक वर्ड आया था मैटर। फिर मैंने मैटर के बारे में बताया था। फिर मैंने मैटर को फर्दर पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक को मैंने किया था फिजिकल क्लासिफिकेशन में और दूसरे को मैंने किया था केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बताया था कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, केवल फेज बदलते हैं। फेज बदलते हैं। इसमें केमिकल कंपोजिशन का कोई चेंजिंग नहीं होता है। फिर दूसरा हमने बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने क्या किया था, फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से, एक को प्योर में हमने कर दिया था, दूसरे को मैंने किस में कर दिया था, इम्प्योर में कर दिया था। प्योर में हमने फिर से प्योर के पार्ट किए थे। प्योर के पार्ट में क्या क्या मिले थे, तो प्योर के पार्ट में एलिमेंट मिला था, फिर क्या मिला था, कंपाउंड मिला था। फिर मैंने एलिमेंट के भी पार्ट किए थे तो उसमें क्या मिला था, मेटल। मेटल मिला था, नॉन मेटल मिला था, मेटलॉइड मिला था। कंपाउंड के भी मैंने दो पार्ट किए थे। कौन कौन से मिले थे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था, दूसरा हमारा क्या मिला था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था। वैसे ही हम बात करें मिक्सचर के बारे में, तो मिक्सचर के बारे में भी मैंने बताया था, उसमें होमोजीनियस मिला था और हेट्रोजीनियस मिला था। अभी तक हमने इतना कवर कर लिया था, इतना कवर कर लिया था। अगर मैं कहूं कि प्योर सब्सटेंस या प्योर किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, तो मैंने कहा था प्योर कंपाउंड या प्योर सब्सटेंस या प्योर वही होता है जो सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मेडअप होता है। इम्प्योर क्या होता है, जो टू और मोर क्या होता है, कंपाउंड जो इसमें मिक्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्योर कहते हैं। इतना हो गया था। आज का क्लास हमारा क्या है, आज का क्लास हमारा क्या है, तो देखिए क्या है। हमारा सेकंड लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से दिखाइए, देखिएगा। ये मैं लिख रहा हूं रेड। ध्यान से देखिएगा आप। मैं जो रेड लिखा हूं उसको मत देखिए, मैं जिस चौक से लिखा हूं उसको देखिए। जिस चौक से लिखा हूं उसको देखिए। अगर वो चौक नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इस चौक को देखिए, मैं यहां मार्किंग कर दे रहा हूं। ये कौन सा कलर दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे ये तो व्हाइट है, ये तो व्हाइट है, ये तो व्हाइट है। क्या आप इसको पहचानने के लिए, क्या आप इसको पहचानने के लिए कुछ इसमें चेंज किए, कुछ चेंज किए, नहीं किए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कुछ जल रहा है, वहां से स्मेल आ रही है। क्या उसको पहचानने के लिए आपने कुछ किया, नहीं। फिर चीजों को समझिए। अगर ये मैं रेड लिखा हूं उसको मत देखिए, मैं किस कलर से लिखा हूं उसको देखिए। मैं रेड कलर से लिखा हूं, मैं मान लीजिए कि रेड कलर से लिखा हूं। तो आप इसको पहचानने के लिए इसमें कुछ चेंज नहीं करोगे, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर बता दोगे कि ये रेड कलर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा यही होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या लिखा हूं यहां पे देखिए, दोज प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अब देखो, मेजर करने की भी बात कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि लो ये कितना है, ये कितना है, तो आप देखोगे दो है। तो क्या आप इसमें कुछ चेंज किए, नहीं। मैंने कहा कि ये आपने इसका वेट कर लिया, वेट कर लिया, वेट किया, मान लीजिए 5 ग्राम आया।
5 ग्राम आया। क्या इसमें आपने कुछ चेंज किया? नहीं चेंज किया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है और आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसे मेजर करके बता दे रहे हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं आया तो फिर से एक बार समझो। जैसे मैंने लिखा है कुछ एग्जांपल। कलर, आप जाते हो कलर लेना होता है कोई, ये रेड कलर है, आप उसमें कोई कुछ भी मिलाते नहीं हो, कुछ भी चेंज नहीं करते हो, आप बता देते हो ये रेड कलर है। ये ऑर्डर हो गया, स्मेल के बारे में हो गया। तो कहने का मतलब समझिए, जिसमें कुछ चेंज ना करो उसके बारे में बता दो। मेजर कर लो, मेजर कर लो, लेकिन उसमें चेंज नहीं, चेंज नहीं, चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। बिना चेंज के मेजर कर लो, बिना चेंज के। जैसे ये आपने देखा 2, मैंने पूछा ये कौन सा कलर है, कहोगे ऑरेंज कलर है। मैंने कहा ये कौन सा कलर है, तुरंत आप बता दोगे। क्यों? क्योंकि आप इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो, इनके कंपोजिशन को नहीं बदला जा रहा है, इनके कंपोजिशन को बदला नहीं जा रहा है। और जिनके कंपोजिशन को ना बदला जाए उनको आप मेजर करके और ऑब्जर्व करके उसको बता सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सबको आ गया होगा। क्या आया फिजिकल प्रॉपर्टीज? क्या आया? आया। चलिए, अगर आ गया तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अगला हमारा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। कई लोग के मन में ये आ रहा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हम नंबर काउंट करके बताएंगे तो वो हमारा फिजिकल है? हाँ, फिजिकल है। आप उसे मेजर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, चाहे आप लीटर में करो, चाहे आप मीटर में करो, चाहे किलोग्राम में मेजर करो, वो भी आपका फिजिकल है। ध्यान देना, फिजिकल है, मेजर करने की बात कर रहा है, मेजर करने की बात कर रहा है। अब आते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे। अब मैं बात करने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो कह रहा है कि इन विच चेंज इन द सब्सटेंस टेक प्लेस। कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, बिना उसमें केमिकल चेंज हुए आप बता ही नहीं पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, तो नहीं बता पाओगे। जैसे मैंने कहा पीएच, मैंने कहा पीएच, अब मैंने क्या कर दिया आपको, कुछ यहां पे मैंने कोई लिक्विड दे दिया और मैंने कहा कि इसका पीएच बता दो। तो इसका पीएच कैसे बताओगे? कुछ ना कुछ केमिकल चेंज करोगे, कुछ ना कुछ केमिकल चेंज करोगे, कुछ ना कुछ इसमें इसके साथ मिक्स करोगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये पीएच इसका इतना होगा, इससे इतना रिएक्शन किया, ये न्यूट्रल हो गया, चाहे ये ऐसे हो गया। बिना आप उसको कुछ चेंज किए आप बता ही नहीं पाओगे। मैंने कहा कि हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन क्या? मैंने कहा कि लो आप बता दो CH4 का हीट ऑफ कंबस्शन क्या होगा। तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा हो हीट ऑफ कंबस्शन ये क्या है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हीट ऑफ कंबस्शन कि ये इसको जलाने पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना हीट ऑफ कंबस्शन रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, क्या हुआ, आपको बताना होता है। इसको आपने जलाया, क्या निकला इसका हीट ऑफ कंबस्शन। तो बिना जलाए तो निकलेगा नहीं, और जब ये जलेगा तो इसकी इसकी पहले मीथेन था, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और किस में आ जाएगा? H2O में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? H2O में आ जाएगा। ध्यान दे लेना बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए उसमें केमिकल चेंज होना, इसमें केमिकल चेंज होना, इन विच चेंज इन द सब्सटेंस टेक प्लेस, यानी इसमें चेंज होगा ही होगा। बिना चेंज किए हुए आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे। मैंने कहा कि आपको मैंने एक लिक्विड दे दिया, मैंने आपको लिक्विड दे दिया, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो मैंने कहा कि इसकी आप प्रॉपर्टीज बता दो।
प्रॉपर्टीज आप देखकर तो कहोगे लिक्विड है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैंने ये पूछा कि ये बेस है कि एसिड है। तो आप जब तक कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं कराओगे तब तक ये बता ही नहीं पाओगे कि ये बेस है कि आपका एसिड है कि न्यूट्रल है। तो बात को समझिएगा, जिसमें चेंज आए बच्चों उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में कैटेगराइज करेंगे, जिसमें हम मेजर करके और ऑब्जर्व करके बता सकते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसके हो गया, एक बार और समझ लेना। मास एंड वेट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मास एंड वेट की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट में कितना पार्ट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वही उसका क्या है, मास है। वही उसका क्या है, मास है। मैंने कहा कि ये चौक है, चौक कैसे बना है, चौक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर इतना बड़ा बना है। तो ये इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें जितने पार्टिकल से ये मेडअप हुआ है वो सारे इसके क्या है, मास है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? इतना बड़ा चौक दिख रहा है, अगर चौक को तोड़ा जाए तो छोटे 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 पार्टिकल्स निकलेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे। उन सारे पार्टिकल से जो मेडअप हुआ है वही उसका क्या है, मास है। मास समझ में आ गया। इसका एसआई यूनिट की अगर बात करें, इसका एसआई यूनिट की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात कर दें हम यहां पे, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है बच्चों, किलोग्राम होता है। ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम होता है। आप इसे लिख सकते हो केजी। अब बात आती है वेट के बारे में, अब बात आती है वेट के बारे में। इतना आप देख लो, फिर मैं वेट के बारे में बात करता हूं। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं वेट क्या होता है बच्चों, ध्यान से एक बार सोच लीजिए। अगर मैं बात करूं वेट के बारे में तो आप बताओ वेट क्या होता है, वेट कैसे निकालते हो। तो मैं कहूं कि अगर मैं ये रखा हूं, दो यहां पे चौक होल्डर रखा हूं, तो मैं इसको होल्ड कर पा रहा हूं, होल्ड अपने हाथ से होल्ड कर पा रहा हूं। मैंने इस पे क्या कर दिया, थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया, वेट बढ़ा दिया, वेट बढ़ाया, वेट बढ़ाया, तो मेरा हाथ थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि मैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से ही मैं होल्ड कर पाऊंगा। एक्चुअली में अगर मैं कहूं कि जो ग्रेविटी है वही वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी ग्रेविटी पे ही वेट डिपेंड कर क्या होता है। अगर ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं वेट, वेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ग्रेविटी होता है बच्चों। ये हमारा क्या है, ग्रेविटी है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, वेट है। ये हमारा क्या है, वेट है। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, सारे सुन लो, पीछे वाले सुन लो यहाँ पे। वेट की बात कर रहा है, वेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ग्रेविटी होता है। तो मैंने कहा कि आपने दो चौक होल्डर मैंने रखा है अपने हाथ पे, तो ये मैं होल्ड कर पा रहा हूं। जैसे जैसे मैं इस पे क्या कर रहा हूं, वेट बढ़ाते जा रहा हूं, तो ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचती जा रही है, खींचती जा रही है, जिससे उसका क्या हो रहा है, जिससे उसका क्या हो रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है। यानी टोटल वेट जो होता है डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। अगर ग्रेविटी कम तो वेट कम, अगर ग्रेविटी क्या ज्यादा, वेट ज्यादा। मैं कहूं कि आप स्पेस में जाते हो तो वहां पे क्या होता है, कोई भी चीज है एकदम मूव करती है, जहां पे जी की वैल्यू 0 हो जाए वहां पे हर ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हर ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो हम यहां पे देख लेंगे कि
कि हमने वेट पढ़ा, वेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वैल्यू की, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके हिसाब से, तो ये देखो ये W है, जैसे अगर मैं हटाऊंगा तो आप बताओ जो इस पे रख रहे हो वो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। मास को भी समझना, मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, मास हमेशा आपका कांस्टेंट रहने वाला है। कैसे, हमने कहा कि लो भैया मैं इसको इस पे रखा, ठीक है, इसका कुछ न कुछ वेट निकला, कुछ न कुछ वेट निकला, इसका कुछ न कुछ मास है, तो मैं कह रहा हूं कि इसको स्पेस में ले जाओ, स्पेस में तो फ्लोट करेगा, ऊपर ऊपर हवा में फ्लोट करेगा, ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा नहीं। तो क्या इसमें जितने उपस्थित पार्टिकल्स थे या जितने इसमें छोटे छोटे कण थे वो गायब हो गए क्या, नहीं गायब हुए। हमने कहा कि मास होता क्या है, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसमें जितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना है वही उसका क्या है, मास है। चाहे इसको ग्रेविटी जीरो कर दो, ये ऊपर घूमेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसका मास कभी चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसको हटाओगे तो यहां पे क्या लगाओगे, m लगाओगे बच्चों, और m क्या है आपका, मास है। और मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर मैं वेट की बात कर रहा हूं तो कहीं न कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी, कहीं न कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी। अगर मैं मास की बात कर रहा हूं, अगर वेट की बात कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें उपस्थित हर पार्टिकल, उसमें प्रेजेंट हर पार्टिकल चेंज नहीं होंगे, उसके अंदर ही रहेंगे। अगर मैं बात करूं मेरा वेट अगर 80 केजी है और मैं कहीं ऐसे जगह जाऊं जहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाए तो वहां पे मेरा वेट जीरो हो जाएगा। क्या हमारा मास जीरो हुआ, हमारा मास जीरो नहीं होगा, हमारी बॉडी में जो जो चीजें प्रेजेंट हैं तब भी प्रेजेंट होगी, यानी मास हमेशा कांस्टेंट है। आई होप कि मास और वेट दोनों आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था कहानी किसके बारे में, मास एंड वेट के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों। तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम यहां से ले लेंगे अगला हमारा हेडिंग, वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। अब मैं कहूं कि वॉल्यूम क्या होता है, एक बार दिमाग लगाओ, वॉल्यूम बताओ क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में आप सोचो, वॉल्यूम के बारे में सोचो, क्या होता है वॉल्यूम, बताइए, चलिए वॉल्यूम बताइए क्या होता है। क्या लिखा है इसमें, वॉल्यूम क्या होता है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो, स्पेस ऑक्युपाइड बाई एनी ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या होता है, हम लिखते हैं यहां पे स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, कितना स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं, मैंने लिखा है स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। बच्चों ध्यान से देखना, वॉल्यूम किसे कहते हैं, स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के द्वारा स्पेस ऑक्युपाई किया गया जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं,
वॉल्यूम कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हम उसे ही वॉल्यूम कहते हैं, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी एनी एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको रखा है तो इतना स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो इसके हिसाब से इसका यही वॉल्यूम हो जाएगा, ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो अब बात आती है इनके यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनी कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा स्पेस ऑक्युपाई करने पे जो होता है वही उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो अगर मैं कहूं कि ये वॉल्यूम है, तो आप कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो LBH। अगर मैं कहूं कि आप इसे लेंथ ब्रेथ हाइट को मीटर की में ले चलो, क्यों, क्योंकि SI यूनिट मीटर में ही होता है, तो आप देखोगे MM, तो इनका जो यूनिट बनने वाला है बच्चों, वो क्या बनने वाला है, मीटर क्यूब बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा, क्या बनने वाला है, मीटर क्यूब बनने वाला है बच्चों, मीटर क्यूब बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा, मीटर क्यूब बनने वाला है। इसके बाद हम लोग एक और अच्छा टॉपिक पढ़ने वाला है, डेंसिटी पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। तो ध्यान से देखना, हमने क्या पढ़ा, मास एंड वेट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, हमारा वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम को अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो यानी हमारा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ये चीजें अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। पीछे वाला समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी बता दो। तो चलिए आगे चलते हैं, और अगला हम क्या लेने वाले हैं कॉन्सेप्ट, अगला हमारा है डेंसिटी के बारे में। देखो डेंसिटी और भी हम पढ़ाएंगे, पहले तो आज नॉर्मल डेंसिटी की बात करेंगे, आगे चल के हम कहीं कहीं वेपर डेंसिटी की भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी की भी बात करेंगे, फिर मोलर डेंसिटी की भी बात करेंगे। आज हम सिर्फ डेंसिटी की बात करने वाले हैं, सिर्फ नॉर्मल डेंसिटी की बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी को कई जगह आप डी से देखेंगे और कई जगह इसे रो से देखा जाएगा। डेंसिटी को या तो रो से देखने को मिलेगा, नहीं तो डी से देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो आपको डी से देखने को मिलेगा, फिजिक्स में आपको रो से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आइए डेंसिटी की बात करें। तो अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिखता हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने क्या लिखा है बच्चों, हमारा डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, आप देखो, आप फॉर्मूले में इंटर कर चुके हो, धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों मास हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब तो मजे वाली बात लेते हैं, यहां पे क्या है, आप देखो, अगर मैंने पूछ दिया आप डेंसिटी का यूनिट बता दो, मास का यूनिट क्या पीछे पढ़कर आए हो, याद भी है कि भूल गए हो, बता दो। देखो मास का यूनिट क्या पढ़कर आए हो, किलोग्राम, तो लिख दो यहां पे किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट क्या पढ़कर आए हो, मीटर क्यूब। तो अब देखो, अब हमारा यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिल गया, डेंसिटी मिल गया। और डेंसिटी की बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जिसे हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लिखते हैं। देख गया, हो गया, हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, अगर मैं डेंसिटी से कुछ चीजें और यहां पे आपको बता दूं, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बहुत बार आपसे पूछी जाएगी। मैं इसको हटाऊंगा ऊपर से, मैं ऊपर से हटा रहा हूं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं डेंसिटी के बारे में, तो आपसे बहुत बार कई लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जनरली सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वह लिक्विड और गैस से ज्यादा होती है। जनरली जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वह लिक्विड और गैस से ज्यादा होती है।
लेकिन कुछ केस आपको मैं दिखाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे वाटर की बात करूं, ये आपको जब इसकी बात करेंगे ना तो इसकी डेंसिटी आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी उसको समझिए। अगर मैं कहूं कि वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दो, तब भी आइस क्या होता है, वाटर पे फ्लोट करता है। इसका मतलब ये क्या, आइस तो सॉलिड है और उसकी डेंसिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए, वाटर से, लिक्विड फॉर्म में वाटर से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये तो फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आइस की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम है, वाटर की डेंसिटी से कम है। मैं यहां पे बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं बात करूं, सिंपल ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं वाटर, तो अगर मैं बात कर रहा हूं वाटर को, तो वाटर को हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लेंगे, एक 4 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे और एक हम आइस में कन्वर्ट करके लेंगे। तो चीजों को समझिएगा। ये हमने ले लिया, लिक्विड है हमारा, वाटर लिक्विड हैज टू, ये हम बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा H2O है, जिसका वॉल्यूम हमने नाम दे दिया है V1। ध्यान से देखिएगा, जिसका वॉल्यूम हमारा है V1। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको हमने ले गया 4 डिग्री सेल्सियस पे। हमने क्या किया, इसको हमने ले गया 4 डिग्री सेल्सियस पे। बात को समझिएगा हमारी, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे ले चलेंगे हम, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे ले चलेंगे हम यहां पे, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, तो मैं आपको यहां पे दिखाना चाह रहा हूं। ये देखो, इसका एरिया देखो, यानी इसका वॉल्यूम देखो। अभी जस्ट मैंने बताया ना, स्पेस ऑक्युपाई बाय एनी ऑब्जेक्ट, वही उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। इसका स्पेस देख लो, इसका देख लो, मैंने इसका नाम दे दिया V2। अभी मैं आपसे पूछूंगा और इस फॉर्मूले का मैं यूज करवाऊंगा आपसे। अब बात करते हैं आगे, चलो। अब मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको ले चल रहे हैं। हम इसको अब कहां पे ले चल रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो अब देखना बच्चों, अब देखना, अब देखना, अब देखना क्या हो जाएगा। अब कहोगे सर ये क्या हो गया, ये तो सॉलिड में जाएगा, ये सॉलिड में जाएगा। अब कहोगे सर ये डॉट डॉट क्या बना रहे हो, तो मैं बता रहा हूं क्या बना रहे हो। ये मैंने नाम दे दिया V3। सबसे पहले वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं सबका मास सेम है, सबका मास सेम है। मैंने लिया था वाटर कितना, 1 केजी लिया था, मैंने वाटर लिया था 1 केजी, मैंने वाटर लिया था 1 केजी, 1 केजी वाटर था हमारे पास, ये मैंने माना है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे V1 था, 4 डिग्री सेल्सियस पे V2 था, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी जब फ्रीज किया तो हमारा V3 आया। अब तीनों के वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं। रीजन अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, रीजन थोड़ी देर में बताऊंगा, और भी आगे चल के मिलेगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा, वाटर पढ़ाया जाएगा। तो अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है। V3 का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, सबसे बड़ा स्पेस, स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑब्जेक्ट। फिर क्या है बच्चों, फिर V1 का है, फिर V2 का है, फिर V2 का है, फिर V2 का है। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, वॉल्यूम का ऑर्डर है, वॉल्यूम का ऑर्डर है। समझ लो, जरूरी है, इधर ध्यान दो। अगर मैं कहूं ये ऑर्डर का वॉल्यूम है तो आप एक बार सोचो, ये V3 है, सबसे बड़ा है, ये V1 है,
उससे छोटा है, ये V2 है उससे छोटा है। तो अब इस फॉर्मूले का थोड़ा सा यूज करके देखो, फॉर्मूले का यूज कर लो। यहां पे लिखते हैं डेंसिटी, फिर मैं लिखता हूं मास, बच्चों ये मास हो गया। फिर मैं लिखता हूं वॉल्यूम, मास कितना है 1 kg। अब आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है, वॉल्यूम V3 है सबसे बड़ा। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, नीचे है ना ध्यान से देखना, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उनकी डेंसिटी कम है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर B हमारा ज्यादा है तो डेंसिटी हमारा कम होगा। ये अब जो दिख रहा है ना वह ज्यादा, और नीचे जो दिख रहा है वो कम को बता रहा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। तो इसके हिसाब से वॉल्यूम सबसे कम किसका है V2 का, तो हमारा डेंसिटी भी किसका होगा V2 का होगा। तो मैं इसका डेंसिटी का नाम दे दे रहा हूं क्या D2, इसके डेंसिटी का नाम दे दे रहा हूं D1, और इसके डेंसिटी का नाम दे दे रहा हूं D3। और डेंसिटी का जब ऑर्डर निकालोगे, डेंसिटी का जब ऑर्डर निकालोगे बच्चों, ऑर्डर निकालोगे तो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका D2 का, फिर किसका D1 का, फिर डेंसिटी किसका D3 का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है डेंसिटी ऑर्डर। अब ऐसा क्या, ऐसा रीजन है कि जो आइस है, जो आइस है उसकी डेंसिटी सबसे कम हो गई, सबसे कम हो गई। तो रीजन सुनते हैं। देखिए जब हम लिक्विड को यानी वाटर को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज करने पे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, ये मोलिक्यूल पास आते हैं, मोलिक्यूल पास आते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, क्या बता रहा हूं। ये हमारे पास नॉर्मल वाटर है, जैसे ये नॉर्मल वाटर मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, हम इसको 4 डिग्री सेल्सियस पे लाए, तो ये सारे मोलिक्यूल पास आए, सारे मोलिक्यूल पास आए। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से हम डाउन गए, यानी 3 आए, 2 आए, फिर 1 आए, फिर 0 आए, जैसे हम यहां तक पहुंचे तो उसमें क्या होता है, जो वाटर के मोलिक्यूल है बच्चों, वाटर के मोलिक्यूल है ना, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। और एक H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे, एक तो 2 H से, और जो एक O है उससे जो लोन पेयर है उनसे। अब देखो लोन पेयर से और उनसे टोटल अगर ये देखा जाए तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, तो बीच में ज्यादा स्पेस जनरेट हो जाता है। हमको लग रहा है नहीं समझ में आया, एक बार और समझना, एक बार और समझना, एक बार और समझना बच्चों, एक बार और समझना। अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास, ये हमारे पास H है, H है, अगर मैं कह दूं कि ये H है, ये इससे ये H है, ये ऐसे ये बॉन्डिंग बनाते हैं, तो इनके बीच में जो होता है ना एक लंबा चौड़ा स्पेस आ जाता है। और स्पेस आने की वजह से उसमें आपको पता होना चाहिए कि जहां पे ज्यादा स्पेस होता है वहां पे क्या होता है, एयर ऑक्यूपाई हो जाता है। और एयर ऑक्यूपाई होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी कम होती है। तो बात को समझिएगा, नॉर्मल वाटर 4 डिग्री सेल्सियस तक गए, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे गए मोलिक्यूल पास आए तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगा। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो अपना शेप अपना एडजस्ट करने लगा, जैसे शेप एडजस्ट किया तो केस लाइक स्ट्रक्चर बना, और उनके बीच में काफी स्पेस आ जाते हैं जिससे उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जैसे वॉल्यूम बड़ा हुआ, जिसका वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी कम, जिसका वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी कम, जिसका वॉल्यूम घटा डेंसिटी ज्यादा। तो ये कहानी था हमारा डेंसिटी के बारे में।
आई होप कि डेंसिटी आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक मैं और कवर करूंगा, फिर आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करूंगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और इसमें जान लो कि मैं आपको एक जादू सिखाने वाला हूं। क्या? तो आइए दिखाता हूं यहाँ पे। आई होप कि ये चीजें आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बना जरूर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और जैसे कंफ्यूज हुए तो कहानी हो जाएगी टाए टाए फिस। आ जाओ मेरे शेरो, आओ आगे चलते हैं। टेम्परेचर, ठंडी में टेम्परेचर अपना अपना चेक कर लिया करो, तबीयत खराब हो जाएगा नहीं तो। अब देखो यहाँ पे, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा मिस हो गया है। तो यहाँ पे अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो बात करने जा रहा हूं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को लेकर। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को लेकर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक तरीका बताने वाला हूं, उस तरीका को देखा जाएगा और उसी से कॉन्सेप्ट को बनाइएगा और उसी से फॉर्मूला बनाइएगा, और आपको पूरी जिंदगी याद रखने वाली है। पूरी जिंदगी याद रहेगी, टेम्परेचर का फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा। तो कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, तो आओ दिखाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो, ये मैंने कहा, ये मैंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस से ये 100 डिग्री सेल्सियस तक गया। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गया। तो मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल वाटर की बॉइलिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज में रहेगा, फ्रीज रहेगा, और उसके बाद वहां से वहां तक। फिर मैं अगर बात करूं इसमें, अगर 0 से 100 के बीच में सेक्शन डिवाइड करो, तो टोटल यहां पे आने वाले हैं 100 सेक्शन। बच्चों ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना, मैं क्या बता रहा हूं। अब चलो, अब मैं कह रहा हूं कि चलो ये डिग्री सेल्सियस का केस था, अब ले लो इसको केल्विन के केस में। अब बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना होगा, 273 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 373 केल्विन। अब इनके और इनके बीच में कितना सेक्शन आएगा बच्चों, कितना सेक्शन, 100 सेक्शन। जो पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, इनके इनके बीच की गैपिंग, इनके इनके बीच की गैपिंग, 100 सेक्शन इसके बीच में आया। यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ये 273 केल्विन रहेगा। ये केल्विन स्केल है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है। और अगला केस हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं डिग्री फ़ारेनहाइट की। अब बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट कहां से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है। ये अगर ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये 273 केल्विन है। अगर ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये कितना है, 273 केल्विन है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये कहां तक रहता है, 212 तक। कहां तक होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब मैं कह रहा हूं कि इनके बीच का सेक्शन अगर देखा जाए तो, अगर इनके सेक्शन की बात किया जाए तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे कितने सेक्शन होंगे, 180 सेक्शन होंगे। बहुत मजेदार ट्रिक है। अब तीनों को रिलेट कर लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रिलेट कर लो, इस पॉइंट पे रिलेट कर लो, इस पॉइंट पे रिलेट करो। तो कैसे रिलेट करोगे, कैसे रिलेट रिलेट करना है, आप बताओ कैसे रिलेट करना है बच्चों, कैसे रिलेट करना है बता दो, कैसे रिलेट करेंगे, बताएगा कोई।
हम लिखेंगे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। ये जो मैं लिख रहा हूं वो डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस है। मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये डिग्री सेल्सियस है। इस पॉइंट पे कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 0, तो -0 कर दो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत जरूरी बात, 3 स्केल को समझना जरूरी है। मैं इस स्केल के लिए बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा और दूर बना रहा हूं, स्पेस चाहिए मुझे। ये ले लिया मैंने डिग्री सेल्सियस स्केल, और ये जो पॉइंट है वो 0 है, तो मैंने घटा दिया यहाँ पे 0। कितने सेक्शन है? 100 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 100 सेक्शन है। ध्यान से, मैंने कहा ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये स्केल का नाम क्या है? डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस में से इस पॉइंट पे बात हो रही है, तो क्या करो? 0 घटा दो। कितने सेक्शन है? डिवाइड बाई 100 कर दो, अगर 100 सेक्शन है। ये किसके बराबर होगा? इस पॉइंट पे आओ, इसी पॉइंट पे सब आपस में बराबर है, इस पॉइंट पे सब आपस में बराबर है। तो ये कौन सा स्केल है बच्चों? केल्विन स्केल है। तो लिखो के, यहाँ पे कितना केल्विन है? तो 273 केल्विन। तो केल्विन लगाने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि ये कितने सेक्शन है? 100 सेक्शन है। वेरी गुड, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, वेरी गुड। अब कह रहा है कि भैया आप इसमें आ जाओ, इसके बारे में भी बता दो, ये तो हमें आता ही नहीं है, मैं चाहता ही नहीं हूं आए। जब चाहोगे नहीं तो आएगा कहां से? चाह लो, जहां चाह वही रहा। अब देखो ये कौन सा फॉरेनहाइट है? डिग्री फॉरेनहाइट। और यहाँ पे कौन सा है? 32। तो यहाँ पे लिखो डिग्री फॉरेनहाइट। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? 32, तो माइनस लिख दो 32। और कितने सेक्शन? 180 सेक्शन। देख लो बन गया फॉर्मूला। देख लो बन गया फॉर्मूला। अब इसके बारे में सीख लो, आ जाओ सिखाते हैं। अब मैं कहूं कि इनको और इनको लेकर बना दो फॉर्मूला, चलो बना देते हैं। ये लो, ये लो। 0 का मतलब कुछ नहीं, मैंने लिख दिया 100, मैंने लिखा यहाँ पे 273, मैंने लिखा 100, 100 से 100 गया। डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, कितना बना? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K-273। वेरी गुड, बहुत आसान है। इसमें 0.15 भी होता है, तो मैं उसको नहीं लिया हूं। अब कह रहा है कि लो, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इनके और इनके बीच में, मैं भूल जाता हूं, हर बच्चों का यही होता है, मैं तो भूल गया, आया ही नहीं। तो लाओ, कैसे भूल जाओगे? इनको और इनको एक साथ ले लो ना। ये तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन का निकालना है तो इसको इधर भेज दो, ये प्लस में आ जाएगा, तो केल्विन निकल जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। अब इनको और इनको लेकर चलते हैं, इनको और इनको लेकर चलेंगे, तो ये लो, ये हो गया डिग्री सेल्सियस 100, और ये रहा आपका, क्या रहा? F32, F-32, और ये हो गया, देख लो, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला यहां से अगर मैं देखूं, तो आप क्या कर लो, इसको इधर भेज लो या इसको इधर भेज लो, जैसे करना है आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको इधर भेजता हूं, मैं इसको पहले एक बार इधर भेजता हूं। जैसे मैं इसको इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा F-32, F-32। हो गया कमाल का। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितने टाइम में जाएगा? 9 टाइम में। ये कितने टाइम में जाएगा? 5 टाइम में। तो ये देखो डिग्री सेल्सियस तो मुझसे छूट ही रहा है, कहां भाग कर जाएगा? तो ये हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया है? अब देख लो F की वैल्यू निकल गई, मिला लो, सही है कि नहीं है? अब कह रहे हो कि नहीं, मुझे डिग्री फॉरेनहाइट तो निकाल ही लिए, अब बता दो मुझे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कैसे निकलेगी।
तो आप इसी को यहीं पे रखो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठाओ, तो ये लिखो 9/5 डिग्री सेल्सियस और F-32। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, डिग्री सेल्सियस निकालना है, इसको उधर, इसको उधर, तो यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस 5/9 और ये क्या हो जाएगा F-32। है ना कमाल का फॉर्मूला, है ना कमाल का फॉर्मूला। आप देख लो, इतना देख लो, देख लो, देख लो, समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको एक बार और समझा देते हैं, फिर हम रोक देते हैं यहीं पे। आज हमने क्या क्या पढ़ाया, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, फिर कुछ कॉमन यूज पढ़ा, क्वांटिटी के बारे में, जैसे डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, और हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने डेंसिटी में भी बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट बताया, टेम्परेचर में एक ट्रिक बताया, उसको सीख लो। मैंने कहा कि आप लो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, फिर इस पे इसको कंपेयर करो। अगर ये डिग्री सेल्सियस में है तो ये कितना आता है, 273 केल्विन से स्टार्ट होता है, तो ये कितने से होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। कहां तक गया है, 212 तक। ये कहां तक गया है, 373 तक। ये कहां तक गया है, 100 तक। करना क्या है, ये कौन सा स्केल है, डिग्री सेल्सियस, तो लिखो डिग्री सेल्सियस। यहां पे कौन सा है, कितना पॉइंट है, 0 है, तो -0। कितने सेक्शन, 100 सेक्शन, डिवाइड बाई 100 एंड 100। इसमें बात कर लो, यहां पे कितना है, 273 केल्विन। कौन सा स्केल है, केल्विन, तो K-273। कितना सेक्शन, 100 सेक्शन। हो गया कहानी। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है कि इसके बारे में बता दो। अब इसके बारे में देख लो, ये कौन सा है, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो लिख दो डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पॉइंट पे कितना है, 32, लिख दो 32, लिख दिया। कितना सेक्शन, 180 सेक्शन, डिवाइड बाय 180 कर दो, बन गया फॉर्मूला, आ गया, आ गया। बस उसको सॉल्व कर लो। अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन पूछे तो इसको और इसको साथ में ले लो। अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में पूछे तो इसको इसको साथ में ले लो। अगर केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में पूछे तो इन दोनों को साथ में ले लो। समझ में आया। तो आज के लिए जो हमारा क्लास रहेगा यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी अच्छी चीजें सीखेंगे। हाँ,